विनीता मैम, यूट्यूब पर जरूर नहीं हूँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया मेरे लिए नई नहीं है। मेरा इंट्रो मेरा कंटेंट देगा, क्योंकि मैं भी कभी आपकी तरह एक एस्पिरेंट रही हूँ। इसलिए मुझे पता है कि एग्जामर कहाँ से और कैसे क्वेश्चन लेता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम के सिलेबस से ज्यादा सब्जेक्ट पर फोकस करो, क्योंकि सब्जेक्ट क्लियर तो फिर एग्जाम कौन रोकेगा। इस एमसीक्यू सीरीज में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम वाली सोच भी। तो चलिए शुरू करते हैं, तैयारी जो सिलेक्शन तक ले जाए। और प्लीज जो एग्जाम को लेकर सीरियस है वही क्लास को आगे देखे, क्योंकि ये क्लास कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज, इंग्लिश के एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आपको पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जाएगा, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में, और सारा का सारा डाटा आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा। ठीक है, आई होप आपने पिछली क्लासेस देख ली होंगी। आपने जो वायो वाली क्लासेस थी, जो इसकी मैराथन मैंने दी थी, वो आपने देख ली होगी। क्लासेस की लिंक मैं सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और साथ में कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस की वीडियोस की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, अपन सबसे पहले बता देते हैं कि अपन ने कितना कवर कर लिया है, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने वोकेबुलरी में एंटोनी सिनोनिम्स कर लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, परफेक्ट सफिक्स हो गए हैं, और रूट वर्ड की क्लास आपको जल्दी मिल जाएंगी। तो आपका एक तरीके से पूरा वोकैब पोर्शन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। नाउन के अपन ने एमसीक्यूज कर लिए, उसको आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से करा दिया है, और इसकी कॉन्सेप्ट क्लास आपको जल्द मिल जाएंगी। लेकिन पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी एमसीक्यू सीरीज़ को फिनिश करना है, सारी सब्जेक्ट्स की जो मेरे टारगेट्स हैं। प्रोनाउन, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन, ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया। ये सारे सब्जेक्ट्स ना आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वैसे तो ये वर्ग 3 के जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिस्ट बनाई है, लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसमें इंग्लिश आती है तो यही टॉपिक्स कॉमनली आती हैं, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। इस क्लास में आपको ना बेसिक क्लियर किया गया है आपका, और एमपी वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बेसिक ही रहने वाला है। और आर्टिकल्स अपना पूरा हो गया, टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव था, वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो एक तरीके से अपना पूरे के पूरे चैप्टर क्लियर हो चुकी है। और अब हम ना मिक्स क्वेश्चन कर रहे थे ऑल टॉपिक्स के, वो भी बहुत अच्छे से बहुत डीपली समझ के, जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए। जो मिक्स क्वेश्चंस थे उसके 10 आपको ये करा दिए मैंने, आप कर चुके होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किए तो कर लेना। ठीक है, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है ये, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रोल निभाएगी। चलिए तो फिर यहाँ से देखते हैं 191 सी टोटल 200 क्वेश्चन की सीरीज़ है अपनी, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 191 पे आ गए हैं। सारे टॉपिक्स पे कंप्लीट हो चुके हैं। 10 अपन ने जो मिक्स क्वेश्चंस थे वो भी लगा लिए, अब 10 अपन और लगाएंगे, उसके बाद 200 की सीरीज़ फिनिश हो जाएगी। और आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कुछ भी आपको बात करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे बात कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। ओके, चलिए तो देर ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कंजक्शन। आपको सही कंजक्शन बताना है, क्या आएगा। ही इज पुअर ब्लैंक ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, जो कि मैंने आपको आर्टिकल्स में भी बताया था। तो ही इज पुअर ब्लैंक ऑनेस्ट, और आएगा, एंड आएगा, व्हाट आएगा, या फिर सो आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। ओके, देखिए एक्सप्लेनेशन पूरा दिया है, उसके बाद में मैं आपको पोस्टमार्टम भी कराऊंगी। वैसे ही इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है कि आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर मुझे लगेगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो ये कौन से टॉपिक से आया है, ये कंजक्शन टॉपिक का क्वेश्चन है, और ठीक है कॉन्ट्रास्ट टाइप का है, मतलब यहाँ पे ना अपोजिट सेंस निकलता है।
वट इज यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट टू अपोजिट आइडियाज। दो अपोजिट आइडिया कैसी है? ही इज पुअर, ये नेगेटिव सेंस आ गया कि वह गरीब है। ऑनेस्ट ये पॉजिटिव सेंस है, दोनों अपोजिट हो गए कि एक चीज नेगेटिव एक पॉजिटिव। ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। समझ आया? एक नेगेटिव सेंस एक पॉजिटिव सेंस, दो अलग अलग सेंस आती हैं, अपोजिट सेंस आती है, तो वहाँ पे अपन उसको कॉन्ट्रास्ट टाइप बोलते हैं। इसके लिए अपन व्हाट कंजक्शन का यूज करते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझते हैं। तो आपको भी क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझना है, और हमारी इन क्लासेस में आपको क्वेश्चन के पीछे का रीजन ही समझाया जा रहा है। क्योंकि अभी MP वर्क 3 वाले बच्चों के पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट क्लास ना लाके MCQ सीरीज़ लेकर आए हैं आपके लिए। और जैसे ही ये MCQ सीरीज़ फिनिश होती है तो मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस भी लेकर आने वाली हूँ, सारे चैप्टर्स की। ओके, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, सारी सब्जेक्ट्स की भी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है फॉर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। सोचो, फ्री में आपको बहुत अच्छा डाटा मिलने वाला है। आई नो यूट्यूब पे बहुत सारा अच्छा डाटा है, लेकिन एक जगह पे नहीं है। एक जगह पर आपको सारा डाटा अच्छा मिल जाए, वो सिर्फ सरकारी पाठशाला है। इसका नाम इसीलिए पाठशाला है क्योंकि यहाँ पे सारी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगी। बाय विनीता मैम के द्वारा इसको चैनल को बनाया गया है, इसकी फाउंडर है, और इसमें काफ़ी सारे टीचर्स और जुड़े हैं। उनकी आइडेंटिटी अभी आपको लिए रिव्यू नहीं कर सकती हैं, उनकी प्राइवेसी इसलिए। तो एक्सप्रेशन देखते हैं। पुअर बट ऑनेस्ट इज अ क्लासिक कॉन्ट्रास्ट। और क्यों नहीं आएगा? क्योंकि और से पता चलता है चॉइस। जब भी आपको सेंटेंस में चॉइस दी हो तो अपन लगाते हैं और, या तो ये या फिर ये, तो वहाँ पे क्या आएगा? और। या तो राम या श्याम, दोनों में से कोई एक जाएगा तो और आ जाएगा। एंड कब लगाते हैं? जब सिमिलरिटी दी हो, जब दोनों में सिमिलरिटी हो, सेम। जैसे ये भी राम नाम है, श्याम भी नाम है, राम और श्याम। या फ्रूट्स नेम दिए हैं, एप्पल एंड बनाना। सो रिजल्ट को शो करता है। शो क्या बताता है? रिजल्ट को। जब कोई रिजल्ट आता है, जैसे इस वजह से वो पास हो गया, इसलिए वह पास हो गया, तो सो। इसलिए सेंस क्या आता है? इसलिए। मेमोरी टिप्स देखिए। बट ज्वाइन अपोजिट क्वालिटीज। बट क्या करता है? ये अपोजिट क्वालिटीज को ज्वाइन करता है। ही इज अ वीक, वह कमजोर है, बट इंटेलिजेंट, लेकिन इंटेलिजेंट है, होशियार है। कमजोर ऐसा फिजिकली हो, लेकिन मेंटली वो बहुत इंटेलिजेंट है। सी इज टायर्ड ब्लैंक शी केप्ट वर्किंग। वह बहुत थकी हुई है लेकिन फिर भी वो काम कर रही है। व्हाट? सी केप्ट वर्किंग, फिर भी वो वर्क कर रही है। ही इज रिच एर्गोरेंट, बट आई वॉज इन ब्लैंक आई वॉन्ट टू स्कूल। सॉरी वो थोड़ी सी तबीयत खराब है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले 1 मिनट थोड़ा सा वेट करो, पानी पी लूँ मैं। हाँ जी, तो 192 क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। सॉरी वो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है पैसिव वॉइस। अब आगे एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस। द सॉन्ग सिंग्स बाय लता, द सॉन्ग्स बाय सिंग बाय लता, द सॉन्ग इज संग बाय लता, लता इज संग द सॉन्ग। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप चाहो ना तो हम ना टेलीग्राम चैनल पे
आपके लिए PDF अवेलेबल कराती हैं जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आपको मन हो तो पहले उन क्वेश्चनों को आप खुद से करके आ सकते हो, जिससे आप अपने स्कोर बता देना, और फिर इस एक्सप्लेनेशन क्लास को ले लेना, जिससे आपको सारे क्वेश्चन का बहुत डीपली एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाएंगी। ओके, तो थोड़ा आपके लिए और हेल्पफुल रहेगा और आपकी स्टडी थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। इम्प्रूव करने के लिए अपन को थोड़ा सा और चीज़ें मिल जाएंगी, और क्लासेस वाइज आपकी जो PDF रहती है तो इतना आपको बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लगेगा। तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो टॉपिक क्या है, बॉयज़ है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का है। सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या है एक्टिव वॉइस, लता सिंग्स द सॉन्ग्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आपको बताया था एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऐसे ही तो आपको बताया था कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस में, परफेक्ट की परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में प्लस बीइंग जुड़ जाता है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सब में यही होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता नहीं है, किसी का भी फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनता है। सिर्फ इंडेफिनिट आपको दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब किस में जाएगी, कंटिन्यूअस में, मतलब इज आर एम हो जाएगा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होगी। सब्जेक्ट जो होता है ना वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाता है। द सॉन्ग सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया, लता ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला गया, वाई कंजक्शन से जुड़कर वाई कंजक्शन लगा दिया। सिंग्स की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सिंग है, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है शंग, तो शंग आ गया। ओके, आगे स्ट्रक्चर भी दिया आपके लिए, सब कुछ दिया है, वेट करो बस। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर ये दिया है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप ना स्ट्रक्चर की जगह ना चीज़ों को समझ कर याद करो, आपको एक ट्रिक से पूरा का पूरा एक्टिव पैसिव समझ आ जाए, ना कि आपको सबके अलग अलग स्ट्रक्चर याद करने पड़े। स्ट्रक्चर भूल सकते हैं लेकिन ट्रिक्स नहीं भूलोगे। क्या आप ये भूल जाओगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको आगे इसमें प्लस भी नहीं भूलोगे, और इससे सारे के सारे आपके हेल्पिंग वर्ब क्लियर होंगे। और ये हम जानते हैं कि सारे के सारे टेंसेस में जब हम पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हम जानते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाता है। कंजक्शन वाई का यूज करते हैं। कितना इजीली हो गया आपके लिए, सारे के सारे स्ट्रक्चर याद करने से आपने कुछ ट्रिक्स याद कर ली। इसलिए से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी नहीं करनी है, मैं हमेशा से कहती आई हूँ। तो यही स्मार्ट स्टडी करने की ट्रिक्स होती हैं जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, इसलिए ध्यान से और अच्छे से पढ़िए। देखिए आगे, द सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, इज संग। अगर यहाँ पे सॉन्ग प्लूरल होता तो वर्ब भी प्लूरल हो जाती। ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी वर्ब आती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की प्लेस पे आके सब्जेक्ट बन जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव में इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। राइस इज ईटन बाय मैनी, एक सेंटेंस है उसको इस टाइप से बनाया गया है। ये क्या है, ये इसका पैसिव है। ही राइट्स अ लेटर क्या बनेगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दिया हमको। दे प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। शी कुक्स फूड, तो फूड इज कुक्ड बाय हर। आप यहाँ पे ना हर, देम, हिम ये नहीं भी लगाओ ना तो भी चल जाएगा, तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। सिर्फ आप इसको रिटर्न, प्लेड और कुक तक छोड़ दोगे तो भी सही है, क्योंकि ये इस टाइप के ऑब्जेक्ट, इस टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं जब ये ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो वहाँ पे अपन नहीं बोले तो भी चल जाएगा। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अ लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा जाता है, इनफ है। उसके द्वारा लिखा जाता है वो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी चल जाएगा। ये कभी कभी क्या है, आपको ये चीज़ें देती नहीं है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम इसमें तो वाई वगैरह ऑब्जेक्ट वगैरह है ही नहीं, सब्जेक्ट कहाँ गया, सब्जेक्ट तो ऑप्शन में है ही नहीं, सारे ही गलत है। नहीं, सारे गलत नहीं है, कुछ कुछ में सब्जेक्ट्स हाइड हो जाती हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं लगती है। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा,
अब मैं वहाँ लास्ट वाले में जाके पुलिस ना लिखूँ तो भी हो जाएगा ना, चोर को भाई पुलिस तो पकड़ेगी और कौन पकड़ेगा। तो वही इसके कुछ सेंस रहते हैं, इनको आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप कि कोई भी आपका डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, या फिर डिस्कशन चैनल में जाके आप डिस्कस भी कर सकते हैं। तो चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच आपको चूज करना है। शी सेड, उसने कहा, आई एम रीडिंग अ बुक। शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक। आपको इसका क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। नरेशन है तो क्या हो जाएगा, शी सेड शी रीड्स अ बुक, शी सेड दैट शी इज रीडिंग अ बुक, शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक, शी सेज शी वॉज रीडिंग अ बुक। क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक। क्यों होगा, सब कुछ आपको एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा। अगर आप एक्सप्लेनेशन से भी मुझे लगता है कि नहीं समझ आया होगा तो मैं इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करा दूंगी। वैसे ज़रूरत नहीं है, मैंने नरेशन टॉपिक में काफ़ी सारा आपको एमसीक्यूज थे उनका पोस्टमार्टम करा चुकी हूँ। अब आप एक्सप्लेनेशन में भी आप क्लियर कर पाओगे क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन में सब कुछ लिख कर लेके आई हूँ। तो शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक इज अ करेक्ट आंसर। टॉपिक कौन सा है, ये नरेशन से आया है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट भी बोलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं इसे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस दिया है जिसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। रिपोर्टेड वर्ब इन पास्ट सेट, सो चेंज द टेंस। देखिए सबसे पहले इस बात को पढ़िए। रिपोर्टेड वर्ब क्या है, पास्ट में। रिपोर्टेड वर्ब क्या है, सेड। सेड पास्ट में, और जब भी पास्ट में होती है तो जो टेंस है वो चेंज होता है, इसलिए टेंस चेंज होगा। टेंस किस में दिया है, ये रहा, आई एम रीडिंग अ बुक कंटिन्यूअस, तो ये लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। ये भी मैंने आपको बताया था कि आपका इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये आपके प्रेजेंट के हैं तो ये पास्ट के हैं, तो प्रेजेंट के पास्ट हो जाते हैं सामने सामने वाले। इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट में होंगे तो क्या होगा, पास्ट में होंगे तो जंप कर लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस के चेंज होते नहीं है। अगर फ्यूचर में विल और शैल है तब क्या करेंगे, तो फ्यूचर में विल शैल का विल का वुड हो जाता है, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। एक मिनट, विल का वुड हो जाएगा और शैल का शुड हो जाएगा। ओके। और एक और चीज आपको बताई थी मैंने जब आपको नरेशन टॉपिक कराया था कि अगर ये रिपोर्टेड वर्ब है ना पास्ट में तो टेंस चेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर ये ना रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती, प्रेजेंट या फ्यूचर में होती तो टेंस चेंज नहीं करती, टेंस चेंज नहीं करती। सेड की जगह पे शे होता, सेज होता, ये अपना प्रेजेंट है, या विल शे होता, विल सेज होता, तो विल सेज तो हो ही नहीं सकता, विल शे होता तो ये फ्यूचर में। ओके, आप ये अपने हिसाब से वहाँ पे देख पाओगे जब आपको दिखेंगे, नहीं दिखेंगे तो जब अपन इस टॉपिक को पूरा करेंगे तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे इतना इनफ है आपके लिए। एमसीक्यू सीरीज में भी आपको काफ़ी अच्छा डाटा दिया गया है, एक तरीके से आपका पूरे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज किया जा रहा है। सिर्फ 10 क्वेश्चन और पूरा चैप्टर रिवीजन। तो एम इज आर एम प्लस वर्ब में आई एन जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये आपकी हो जाएगी। एक मिनट इसको रेस कर दो। तो एम इज आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कन्वर्ट किस में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी हो जाएगा। ओके, एनी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और सिलेक्शन चाहिए तो आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हो गया ये, तो आई एम रीडिंग का क्या हो जाएगा, शी वॉज रीडिंग। कंटिन्यूअस से पास्ट में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत। अब बुक रिमेन सेम है तो बुक में तो कुछ चेंज होना ही नहीं था, वो तो सेम ही रहेगा। अब रॉन्ग है टेंस फर्स्ट वाले में, तो देखो जी सारे ऑप्शंस को डिनोट किए गए हैं। टेंस नॉट चेंज, रॉन्ग रिपोर्टेड वर्ब,
चलो देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। देखो शी सेड, अब यहाँ पे दैट ही नहीं लगा। जब भी ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए जाते हैं तो यहाँ पे दैट का यूज किया जाता है, किसमें, अफर्मेटिव में। और अगर इम्परेटिव होता है तो टू का यूज किया जाता है। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो इफ का किया जाएगा या फिर वेदर का किया जाएगा। अगर डबल इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड वाले, हाउ वगैरह इस टाइप के, तो वहाँ पे अपन इसमें वही का वही वर्ड यूज करते हैं। WH वर्ड भी बोल सकते हैं, हाउ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले में भी अपन दैट का यूज करते हैं। और ये सैड का क्या होता है, नॉर्मली तो सैड का टोल्ड हो जाता है या फिर सैड का सैड रहता है। लेकिन अगर इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस दिए तो एडवाइस्ड हो जाएगा। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट दिए तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। अगर सेंटेंस में ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर हो जाएगा। और इफ और वेदर वाले में, मतलब जो इंट्रोगेटिव होती है, चाहे इफ और वेदर वाले हो, चाहे WH वर्ड वाले हो, मतलब सिंपल इंट्रोगेटिव हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव, सब में आस्क्ड हो जाता है सैड की जगह पे। और अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो आस्क्ड की जगह पे आस्क हो जाएगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर पाओगे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे तो जब कॉन्सेप्ट क्लास आएगी तो आपको पूरा नरेशन टॉपिक अच्छे से समझा दिया जाएगा। साथ में और भी बहुत सारे रूल्स आपको कराए जाएंगे। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी, एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताने लगी साथ में। तो इसमें दैट दिया है लेकिन इज आया है, जबकि यहाँ तो एम दिया है तो वॉज होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। शी वॉज रीडिंग अ बुक, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी अपन को वो नहीं दिया है और सेज कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। डायरेक्ट सी सेड आई एम वर्किंग, तो सी सेड दैट शी वॉज वर्किंग। एक आपको उसी टाइप की ट्रिक्स दे दी है एग्जाम्पल के फॉर्म में। चलिए कुछ एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लें। तो ही सेड आई एम ईटिंग, ही सेड दैट आई एम ईटिंग का क्या हो जाएगा, ही वॉज ईटिंग। अच्छा, ये ही कैसे हुआ है ये भी समझ लो। आपने ये रूल पढ़ा होगा, सन 1 2 3। नहीं पढ़ा है तो आप पुरानी क्लासेस देख लेना, उसमें भी लिखा है। तो आपने जब प्रोनाउन पढ़े थे, अपने पढ़े थे कि प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। ये सारी चीज़ें मैं MCQ सीरीज में ही बता चुकी हूँ आपको। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई एंड वी। सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, यू। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, तो ही, शी, इट और दे। टोटल 7 होते हैं, ओके। अब अगर ना आपका फर्स्ट पर्सन दिया है तो वो होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेंस। ही दिया है, कौन सा पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन नो चेंज, ये चेंज ही नहीं होगा, तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया है आई, क्योंकि ये तो मैंने इनडायरेक्ट देख लिया, तो ये आई दिया है इस वाले में टेंस में। तो आई कौन सा है, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट का ये रहा ही, तो ही हो जाएगा, ओके। ये रही, दूसरा ही देख लिया मैंने। शी सेड वी आर गोइंग, अब देखो वी दिया है, वी कौन सा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सी है तो शी आ गया। ये यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे शी आएगा। देखो शी सेड दैट, अब देखो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है अपना, शी दिया है तो शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे ये गलत लिख गया है, वो हो जाती है मिस्टेक्स। शी वॉज गोइंग आएगा, ओके, हो जाता है। टाइपिंग में गलती हो गई होगी या फिर कोई कुछ हुआ होगा इशू। तो कोई डाउट, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। और अगर ना एक और आपके अंदर डाउट आ रहा होगा कि मैम अगर यू दिया है लेकिन ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया और आई की जगह यू दिया होता, फिर हम क्या लिखते, तो आपको बता दें फिर उस कंडीशन में यहाँ पे मी माना जाता है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट जब नहीं दिया जाता है तो 99% मी को माना जाता है, इसलिए इसको फिर आई में चेंज कर देती है, ओके। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तब।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 194। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। आपको टाइप बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वैसे तो ये सिंपली दिख रहा है, जहाँ पे भी ना आपको ना कंडीशन टाइप्स दिखती है ना, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होती हैं। और आपको ना सारी की सारी डिटेल्स जब मैं बताऊंगी तो और अच्छे से आपको आ जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस वाले टॉपिक से लिया गया है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है हैज़ वन मेन क्लाउज, क्योंकि इसमें एक तो मेन क्लाउज है, कौन सा, यू वर्क हार्ड। एक वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लास, जिस सबऑर्डिनेट क्लाउज है। क्यों है, क्योंकि अगर वो हार्ड वर्क करेगा तभी वो पास होगा, ये वाला इसके ऊपर डिपेंड है। ओके, यूज सबऑर्डिनेट कंजक्शन लाइक इफ, बिकॉज, ऑल्थो, व्हेन, या आपको इनमें से कोई भी कंजक्शन दिख रहा है, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन दिख रहे हैं तो भी आप इसको कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। तो यहाँ दिख गया, मैं कुछ बहुत पता है, आप अगर क्वेश्चन को बहुत अच्छे ध्यान से देखेंगे ना, क्वेश्चन खुद बोलता है कि मेरा आंसर क्या है। बस आपको उसको समझने की परख होनी चाहिए, समझ आपके आना चाहिए। और आप जब अच्छे फोकस से स्टडी करोगे ना तो आपको समझ आएगा। और साथ ही साथ में ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना उन्हें नोट डाउन करते जाया कीजिए। नोट डाउन करने से आप उनको बार बार रिवाइज कर पाओगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीज़न समझते हैं। पता है, आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे कॉन्सेप्ट ढेर सारे पढ़ लेते हैं लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो क्वेश्चन बना लेते हैं, सीएम आ गए तो बना लेंगे वरना नहीं बने। मेरा मानना है कॉन्सेप्ट पढ़ो लेकिन क्वेश्चन को एनालाइज करना जानो अच्छे से। अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज कर पा रहे हो तो आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो ना, टेस्ट सीरीज में भले नंबर कम आ जाए लेकिन उसको ना इतनी अच्छे से एनालाइज करो कि नेक्स्ट टेस्ट दो ना तो वो वाले टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो वो छूटे नहीं आपका। इतनी अच्छे से उसको ना एनालाइज करो आप, और इतनी अच्छे से एनालाइज कर लिया ना तो आपकी टेस्ट सीरीज का मतलब निकलेगा। 99% बच्चे टेस्ट सीरीज में क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज दी, क्वेश्चन लगाए, इतने नंबर आ गए, चलो चलो ठीक है। कम नंबर आ रहे हैं, ओ यार कम नंबर है, चलो कॉन्सेप्ट रटो, सारे कॉन्सेप्ट रट रहे हैं। अब फिर से टेस्ट दे रहे हैं, फिर से नंबर कम आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकल रहा। इससे अच्छा तो टेस्ट दो, देखो कहाँ पे क्या क्या गलतियां हो रही हैं, उस टॉपिक का नाम नोट डाउन करो, फिर उसको देखो, फिर उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पढ़ो। आपका वो टॉपिक का वो कॉन्सेप्ट जो गलत हुआ है वो फिर से गलत नहीं होगा। ये मैंने आपको पूरी स्टडी ना स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी के नाम से एक शॉर्ट्स डाला था, जिससे आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, तो मैंने शॉर्ट्स में डाला था। आई थिंक 3 मिनट का होगा, ज़्यादा नहीं है, तो आप उसे देख लेना तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको एनालाइज करना है। फिर भी नहीं आए तो आप मुझे बता देना, मैं किसी को कोई भी पेपर ला के आपको बता दूंगी कि कैसे एनालाइज किया जाता है। यहाँ सिर्फ मैं पढ़ाने नहीं आई हूँ, मुझे ना यहाँ आपको अच्छे से अच्छा डाटा देना है कि आपको चीज़ें समझ आए। तो मेन क्लाउज उसी को एक्सप्रेशन करते हैं, अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो मेन क्लाउज यहाँ पे यू विल सक्सेस है, सबऑर्डिनेट क्लाउज इफ़ यू वर्कड हार्ड है, जॉइंट इज यहाँ पे इफ से किया गया है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है एज इट इज़ कॉम्प्लेक्स। सारी की सारी बातें यहाँ पे लिख के लेके आई हूँ, इतनी अच्छे से आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, फिर भी आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो और ना ही आप हमारे चैनल को अभी तक शेयर कर रहे हो। चैनल को शेयर करो जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी कहूँ कि यार हाँ बच्चे मेरी क्लासेस को देख के आ रहे हैं, मुझे उनके लिए और अच्छा डाटा करना है। इसलिए चैनल को शेयर करो और आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो इसे। किस टाइम का वेट कर रहे हो आप? और हमारे टेलीग्राम चैनल्स वगैरह को जो भी सारे प्लेटफॉर्म हैं उनको भी ज्वाइन करो, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे सारी। एग्ज़ाम कोई भी हो, अगर आपकी सब्जेक्ट मजबूत है ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता सिवाय किस्मत के। यस, बिलीव इन लक।
सिवाय किस्मत के आपका एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता। लक बहुत बुरी चीज़ है, इसके बारे में आपको किसी दिन फुर्सत से बताऊंगी। अभी अपन क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, ठीक है। इफ देयर इज अ कंडीशंस और रीज़न इट इज़ यूजली कॉम्प्लेक्स। अगर आपको कंडीशन या फिर कोई रीज़न दिया हो तो वहाँ पे क्या होता है, यूजली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो व्हेन आई केम ही वॉज स्लीपिंग, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस्ड द ट्रेन, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। बिकॉज भी दिख गया, कंडीशन भी है। आई ट्राइड एंड सक्सेस, तो ये कंपाउंड हो जाएगा, एंड से जुड़े हैं। ही लाफ्ड, तो ये सिंपल सेंटेंस है। इतनी अच्छे से तो आपको कोई भी नहीं पढ़ा पा रहा है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सच में बता रही हूँ। न्यू चैनल मान लो आप, या फिर मेरे पढ़ाने का जो अंदर से रहता है ना, कुछ के अंदर जिनको टीचिंग करने का शौक होता है, वो मान लो इसलिए आपको ऐसा डाटा मिल रहा है, या फिर इसलिए मिल रहा है कि मैं एक एस्पिरेंट रही हूँ, या फिर आप ये भी मान सकते हो कि हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छी है, उसमें काफ़ी सारे एस्पिरेंट और जिनकी अभी भी लेटेस्ट जॉब लगी है वही बच्चे हैं, मतलब वही जो हमारे टीम मेंबर्स हैं। इसीलिए हमारे 5 लोगों की टीम है, ठीक है। आपको बता दें पहले, लेकिन कौन है ये मैं आपको नहीं बता सकती, ये उन्होंने भी मना किया है, लेकिन टाइम आने पर आपको वो भी पता चल जाएगा। ओके, आपको मैंने इतना बता दिया है। और हाँ, आपको बता दें कि हमारी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट भी हैं। यस, वो मुझसे कह रहे हैं कि मैम इसमें आप जीके भी स्टार्ट कर दीजिए, बट मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो मैं अभी जीके स्टार्ट नहीं करवा पा रही हूँ। तो थोड़े टाइम बाद वो भी स्टार्ट हो जाए। कुछ क्लासेस वो लोग भी लेंगे आपकी, अभी मैं ले रही हूँ, कुछ टाइम बाद वो भी आपकी क्लासेस लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उसमें। साइंस भी आपको बहुत अच्छी लेवल की मिल जाएगी, जो कि रेलवे में आती है, उस टाइप की लेवल की भी मिल जाएगी आपको। जो आपका एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम आएगा ना, उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा डाटा मिलने वाला है इन फ्यूचर में। आपको बता दूं, मेरी अपनी टीम से बात हो चुकी है। एमपी वर्ग 3 के एग्ज़ाम के बाद में एमपी ग्रुप 4 में जो सारी सब्जेक्ट्स आती हैं ना, उन पे फोकस किया जाएगा, साइंस वगैरह सब कुछ। तो आप सच में किसी एग्ज़ाम में ना क्वालिफाई होना चाहती हो तो इसमें ज्वाइन रहना। देखो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कराएंगे, थोड़ा फास्टली में बता देती हूँ आपको। आगे चलकर अभी तो हम पर ने 3 सब्जेक्ट्स दिए, सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और साइंस, ठीक है। आगे चलकर आपको क्या क्या कराया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस तो आपको कराई ही जाएगी। 1 मिनट में मार्कर थोड़ा सा लाइट ले लेती हूँ। हाँ, हिंदी तो आपको कराएंगी, इंग्लिश भी कराएंगे, साइंस पूरी कराएंगे, एनवायरनमेंट भी साइंस के अंदर ही आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको अलग ले लेते हैं, एनवायरनमेंट साइंस के अंदर ही लेंगे अपन, ठीक है। और हिंदी कराएंगे, इंग्लिश कराएंगे, साइंस कराएंगे आपको। और मैथ्स और रीजनिंग तो अभी आपका ना सिस्टम थोड़ा सा हमारे पास में आ जाएगा, आई मीन स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा जब पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स और बहुत आइडियाज़ आपके साथ में शेयर किए जाएंगे आने वाले टाइम्स पे। तो आप ये मत समझना कि यहाँ से मैथ्स और रीजनिंग नहीं हो पाएगा, ये भी होगा, काफ़ी हद तक आपका हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कम रहेगा, तो मैं आपको झूठी बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगी। हाँ, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, स्पेशली मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथ्स और रीजनिंग। तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ में टिप्स दे दूँगी, जिससे आपके भी मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर आ पाए। ओके, बट आप सोचो कि मैथ्स जैसे और टीचर कराते हैं पूरा पूरा एक एक क्वेश्चन बिल्कुल लो से हाई तक, तो यहाँ से अभी पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे पास स्मार्ट बोर्ड आता है तो हम ये मैथ्स और रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे एक प्रॉपर वे में। और कौन सी सब्जेक्ट्स बची हैं, बच्चे आपके हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, साइंस हो गई, मैथ्स, रीजनिंग। एमपी के कराई जाएगी आपको, वो भी मैप के थ्रू में, मैप के साथ में और फ्लो चार्ट्स में, सब में, मतलब पूरा का पूरा आपको जीके पोर्शन कराया जाएगा। और करंट अफेयर्स आपको कराई जाएगी, वो भी टॉपिक वाइज डीपली। और बहुत जल्दी ना आपके पास में एक रिपोर्टर भी आने वाला है, रिपोर्टर करंट। अब ये क्या है, ये आपको ना जब भी पता चलेगा। एक रिपोर्टर करंट आएगा जो बहुत सारी करंट को ना ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में बता देगा आपको।
जो रिपोर्टर करंट होगा वो आपको बता दी जाएगा कि वो क्या है और क्या आने वाला है आपके लिए। आपके लिए पता है बहुत आगे के टाइम पे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। हाँ, मैनेजमेंट तो मुझे याद ही नहीं रहा। जो कॉमर्स वाले होते हैं उसमें भी आता है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम दोगे तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट रहती है पटवारी के एग्ज़ाम्स में, तो मैनेजमेंट भी आपको कराया जाएगा। मतलब आपको कम्प्लीटली प्रिपेयर किया जाएगा, लेकिन समय लगेगा सब चीज़ में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे आपको देना है बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट, और अच्छे कंटेंट के लिए अच्छे टीम मेंबर से अच्छा कंटेंट लेना भी पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा। हमारे पास उतना ही टाइम है, ठीक है। जैसी हमारी ये टीम एग्री होती है कि वो भी क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहे हैं, तो शायद आपके लिए फ्यूचर्स में एक से ज़्यादा क्लास बेस भी आने लगेंगी। ओके, चलिए, तो ये था मेरा थोड़ा सा आपके लिए फ्यूचर प्लान, जो सिर्फ इसी वीडियो में मिला है, शायद ये आगे नहीं मिलेगा। और एक और बात आपको और बता दूं, वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट और है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वो बात आपको फिर बताती हूँ, ठीक है। तो फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। एडजेक्टिव यूजेस, एडजेक्टिव का यूज करके, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी गर्ल्स इन द क्लास, सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल गर्ल्स, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द गर्ल्स, सी इज इंटेलिजेंट ऑफ ऑल गर्ल्स। पता चल रहा है डिग्री टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्यों होगा, सब कुछ लिखा है आपको, देखो कहा था डिग्री टाइप लग रहा है, तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कौन सी डिग्री है इसमें, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताया गया है। क्यों, क्योंकि क्लास के बारे में डिनोट कर रहा है, ऑल गर्ल्स के बारे में डिनोट कर रहा है, ऑल गर्ल्स के बारे में, ऑल गर्ल्स के बारे में सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में मोर आता है, नहीं, ये तो ऐसे ही हट गया। मोस्ट आता है, यस आता है, मोस्ट आता है। इंटेलिजेंस, नहीं ये नहीं आता, आपको बताया ही था। जब भी दो स्लेब्स होती है तो वहाँ पे क्या आता है, मोर या मोस्ट आता है। देखो यहाँ पे कैसे दो, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, दो बन रहे स्लेब, इसलिए मोस्ट आएगा। अब इसमें भी मोस्ट, इसमें भी मोस्ट है, तो सुपरलेटिव में द आता है हमेशा, तो जो भी एडजेक्टिव होता है उससे पहले द आता है, तो इसमें द है, इसमें द नहीं है, ये गलत हो गया। ये तो एक छोटा सा पोस्टमार्टम कर दिया, अब चलो एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। यूज द मोस्ट प्लस एडजेक्टिव फॉर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होता है, द मोस्ट आता है और एडजेक्टिव आता है। यूज ऑफ ऑल द और इन द आफ्टर सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री में या तो आपको ऑफ ऑल द मिलेगा या फिर इन द मिलेगा, अभी आपको बताया था ना। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझते हैं, जो कि अपन यहाँ पे समझ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है इंटेलिजेंट, 3 स्लेब्स एडजेक्टिव, सो देखो इंटेलिजेंट, सो सुपरलेटिव, द मोस्ट इंटेलिजेंट, प्रॉपर स्ट्रक्चर, द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द गर्ल्स, लॉन्ग एडजेक्टिव, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। एक यूज करके बता दिए, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, मोस्ट आपका ये आपका एडजेक्टिव से पहले लग जाएगा, और द आपका सुपरलेटिव डिग्री में आता है। गर्ल इज अ नाउन, शी इज अ प्रोनाउन, इज हेल्पिंग वर्ब है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ही इज द ब्लैंक, ही इज द ब्लैंक एंड इंटेलिजेंट ब्रैकेट में लिखा है बॉय इन द ग्रुप। इन द ग्रुप की बात कर दी, सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया। समझ आया, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो अच्छे से समझ आ गया। अब सोचो जब 10 MCQ कराए होंगे आपको नरेशन के, तो कितना अच्छा आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जब एक एक क्वेश्चन से इतना क्लियर टॉपिक हो रहा है तो आपका। इसलिए सारी क्लासेस को लेना, और ये 200 की सीरीज लेने के बाद में फिर आप खुद से पूछना। एक काम करना, आप कोई भी टेस्ट दे लो इंग्लिश का, फिर उसके बाद में 200 सीरीज लेना, फिर उसके बाद में कोई और टेस्ट देना, आपको अपने अंदर फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन शर्त ये है कि आप जब ना पढ़ो ना, तो जो भी आपको चीज़ें नहीं आती उसे लिखना और इसे रिवाइज करना आफ्टर 10 क्वेश्चन। हर आफ्टर 10 क्वेश्चन आप उसको रिवाइज करना एक बार जो आपने लिखा है, तो आपका ना ये इंग्लिश चैप्टर चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा।
सी इज ब्लैंक देन हर सिस्टर, तो इसमें क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। वही इंटेलिजेंट के लिए देन आया है, देन कंपैरेटिव डिग्री को शो करता है। नेक्स्ट, आई नो मेरी क्लासेस में बहुत टाइम लग रहा है कि सिर्फ 10 क्वेश्चन के लिए 1-1 घंटा जा रहा है, लेकिन ये 10 क्वेश्चन आम 10 क्वेश्चन नहीं है, ये सबके पिताजी हैं, जिन्हें रामबाण कह सकते हैं आप, ये रामबाण है। अगर ये आपने कर लिए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। इफ़ ही ब्लैंक्स हार्ड ही विल पास, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म बतानी है, तो कौन सा आएगा, वर्क आएगा, वर्कड आएगा, वर्क्स आएगा, इस वर्किंग आएगा, क्या आएगा इसमें? चलिए आपको बता देते हैं, इसका आंसर होगा वैसे तो वर्क्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसका आंसर होगा वर्क्स, पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेंस का कंडीशनल सेंटेंस है, ये मैंने आपको जो टेंसेस का टॉपिक है वो मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। टाइप 1 कंडीशनल में क्या होता है, जो कि रियल पॉसिबिलिटी होती है, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट में। कॉन्सेप्ट क्लास देखना है, कॉन्सेप्ट क्लास की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें टेंस टॉपिक मैं करा चुकी हूँ, टेंस आर्टिकल्स कुछ टॉपिक करा दिए थे पहले, फिर उसके बाद वर्ग 3 की मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी थी, तो वो बंद हो गए थे। बट ये एमसीक्यू सीरीज पूरी करने के बाद में फिर से कॉन्सेप्ट क्लास लेंगे, लेकिन इस बार थोड़े से अच्छे ढंग से लेंगे। इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्ट्रक्चर, इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ ही वर्क्स ही विल पास। अब देखो, अगर कंडीशनल फर्स्ट है, रियल पॉसिबिलिटी होती है, तो फर्स्ट जो इफ होता है उसके बाद में तो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके बाद में आता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ये स्ट्रक्चर दिया है पूरा, इसको लिखा है इफ ही वर्क्स ही विल पास। आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो अभी मैं आपको पोस्टमार्टम थ्योरम से और बता दूंगी। इफ क्लाउज प्रेजेंट सिंपल तो वर्क्स दिया है, अब प्रेजेंट सिंपल है तो वर्क्स आएगा, इंडेफिनिट में वर्क्स ही आता है। मैन क्लाउज विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो विल पास लिखा है, तो वर्क तो आएगा नहीं क्योंकि वर्क्स लेना था, गलत हो गया। वर्क आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बेस फॉर्म आ गया। अपना प्रेजेंट सिंपल में जो सब्जेक्ट है वो क्या दिया है, देखो सिंगुलर दिया है, सब्जेक्ट ही दिया है, तो सिंगुलर ही तो आएगा, फिर इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, वर्क्स आ गया। इज वर्किंग नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, नॉट सुटेबल। इफ इट इज लाइकली टू हैपन यूज प्रेजेंट प्लस विल, if he studies he will succeed, if you heat ice it melts, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं उनमें भी ये इस टाइप से बनते हैं। if they come he will welcome them, if she practices she will win। कोई डाउट हो कैसा भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वैसे तो कोई डाउट आपका रहने नहीं दे रही हूँ मैं, फिर भी कोई भी रह जाता आपको छोटे से छोटा भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। समझ आ गया होगा इसमें वर्क्स क्यों आया है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 197, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर लें। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विथ एडवर्ब यूजेस, आपको एडवर्ब बताना है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, सी ब्यूटीफुली सिंग्स, सी सिंगिंग ब्यूटीफुली, क्या आएगा, एडवर्ब बताना है। फर्स्ट एडवर्ब में आती है ly, तो ये ब्यूटीफुल तो हटाओ, ये वाला ब्यूटीफुल वाला भी हटाओ, ये दोनों ही दिए हैं, ठीक है। अब सेंटेंस को देखो, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, सी सिंगिंग ब्यूटीफुली, सी सिंगिंग दी है तो भाई इससे पहले हेल्पिंग वर्ब तो होनी चाहिए थी ना, नहीं दी है तो हटाओ इसे, ये आंसर इसका सही है। ये तो अपन ने सिंपल फॉर्म में कर लिया। अब अपन रूल्स को पढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर का ये क्वेश्चन है। एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब्स, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन और वेयर से एडवर्ब को डिस्क्राइब किया, मतलब एडवर्ब यहाँ पे क्या बता रही है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है। वैसे एडवर्ब किस किस को डिस्क्राइब करती है, तो ये वर्ब को भी करती है, एडजेक्टिव को भी करती है और खुद एडवर्ब को भी करती है, मतलब दूसरी कोई एडवर्ब होती है उसको भी करती है, तीनों चीज़ों को ये करती है। राइटिंग नहीं समझ आ रही होगी, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, आप सही से लिख लेना, मैं बोल भी रही हूँ साथ में। तो ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ब्यूटीफुल में ly जुड़ गया है। देखो एक्सप्लेनेशन में और अच्छा हो जाएगा। वर्ब क्या है, सिंग्स, हाउ डज शी सिंग्स, कैसे गाती है वो, तो ब्यूटीफुली गाती है।
एडवर्ब मॉडिफाई द वर्ब करेक्टली। एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई करता है वर्ब को करेक्टली, मतलब वर्ब को जो मॉडिफाई कर दे, या फिर आप तो एक सिंपली वर्ड्स में याद कर दो, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को जो भी क्वालिफाई करता है उसकी विशेषता बताता है वही है बस। ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब, इसलिए रॉन्ग हो गया था। और शी एंड डी हैव ग्रामेटिकल एरर, ओके, वो मैं आपको पोस्टमार्टम में बता ही चुकी हूँ। एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाते हैं, जैसे क्विकली, केयरफुल, जैसे क्विक का क्विकली, केयरफुल का केयरफुली, ओके। ही स्पीक्स, अब एडवर्ब में चेंज करना है, फ्लुएंट का फ्लुएंटली, दे वॉक स्लोली, सी डांस ग्रेसफुली। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अपने स्कोर ज़रूर बताना कि आप पे कितने क्वेश्चन बने थे, सारे अलग अलग बताना। जैसे एडजेक्टिव के इतने क्वेश्चन बन गए, एडवर्ब के इतने क्वेश्चन बन गए, 10 आउट ऑफ, सारे 10 है, तो आपको कुछ ऐसा लिखना ही है। वर्ब 10 आउट ऑफ इतना, एडजेक्टिव 10 आउट ऑफ इतना, मिक्स 20 आउट ऑफ इतना, मिक्स के 20 हैं, ध्यान रखना। चूज द करेक्ट डिटर्मिनर्स। देयर इज नॉट मिल्क लेफ्ट इन द ब्रिज, लेफ्ट इन द फ्रिज, तो इसका करेक्ट डिटर्मिनर्स बताना है, मैनी, मच, सम, एनी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट डिटर्मिनर्स बताना है, इज नॉट लगाए, ध्यान रखना, मिल्क लगाए, क्या इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मच, क्या हो जाएगा, मच सही हो जाएगा। डिटर्मिनर चैप्टर का है, जहाँ पे क्वांटिफायर बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है। मिल्क क्या है, मिल्क को गिन सकते हैं नहीं, और ये कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मच। मच प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन, मच यूज़ किया जाता है। मच विथ अनकाउंटेबल इन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे देखो, सेंटेंस इज नेगेटिव इज नॉट, यूज मच फॉर नेगेटिव प्लस अनकाउंटेबल, करेक्ट। देयर इज नॉट मिल्क लेफ्ट, मैनी फॉर काउंटेबल, मैनी का यूज करते हैं काउंटेबल के लिए। शो, सम का और एनी का यूज करते हैं पॉसिबल बट नॉट बेस्ट विथ हेयर, ये पॉसिबल था लेकिन ये अच्छा नहीं है, देखो क्यों नहीं है। देयर इज नॉट सम मिल्क लेफ्ट, देखो सम तो आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इज नॉट आया है, और एनी आता है नॉट वाले सेंटेंस में, सम तो कभी आता ही नहीं है, सम तो वैसे ही हट गया, मैनी वैसे ही हट गया, मच हो गया आपका। अब एनी को देख लो, देयर इज नॉट एनी मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, मतलब अब फ्रिज में कोई भी मिल्क नहीं है, ये एनी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिल्क दे दिया कि मिल्क फ्रिज में नहीं है, मतलब कोई भी मिल्क नहीं है, अब वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, समझ आ रहा है, इसलिए एनी वैसे सही है। अगर मच नहीं आता तो एनी को दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मच को देना, ओके। चलिए आगे देखते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बार बार कह रही हूँ। मच इन नेगेटिव, अ लॉट ऑफ इज अफर्मेटिव, मच तो नेगेटिव होता है, अ लॉट ऑफ अफर्मेटिव होता है, वही क्वांटिटी को शो करता है। देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देयर आर नॉट एप्पल्स, तो मैनी, एप्पल्स आया काउंटेबल है, मैनी आ गया। देयर इज नॉट मच आ गया क्योंकि शुगर आया है। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है, समझ आया, आई हैव सम मनी, आई हैव मच मनी नहीं, आई हैव सम मनी, मच नेगेटिव सेंस में आता है। आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, या आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, क्या आएगा, आई हैव अ लॉट्स ऑफ मनी आएगा, या फिर आई हैव अ लॉट ऑफ मनी आएगा, तो आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, बार बार बोल रही हूँ मैं एक ही बात को, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनको क्वेश्चन का ना पीछे का रीज़न पता होता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से, सिर्फ क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होगा, उसको रीज़न को समझो, क्यों हो रहा है ऐसा, और क्वेश्चन गलत है तो क्यों है गलत, सही तरीके से टेस्ट लगाते हैं ना, वही काम करो। नंबर इन्हीं से बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट याद करते हो भूल जाते हो, लेकिन आपने एक बार किसी क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया ना तो आप उसको भूलोगे नहीं। आप ट्राई करके देख लेना खुद, जब आपको मेरी बात पे बिलीव होगा।
चेंज इट टू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस बताना है। दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय मंडे, आप दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय मंडे, द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बाय देम बाय मंडे, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय मंडे, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम बाय मंडे, द प्रोजेक्ट विल कंप्लीटेड बाय देम बाय मंडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम बाय मंडे। अब ऐसा क्यों हुआ, सारा देखिए सब कुछ लिखा है इसमें, फिर भी नहीं कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। वॉइस चैप्टर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें पैसिव रूल्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव दिया है, आपको पैसिव बताना है। आपको बताया था एक्टिव में जब अगर फ्यूचर का कौन सा है, इंडेफिनिट है, विल ऑफ कंप्लीट इंडेफिनिट होता है, तो इंडेफिनिट के आगे वाली हेल्पिंग वर्ब किसकी थी, कंटिन्यूअस की, तो विल वी शैल वी आएगा। ओके, विल वी ही आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया है, आई और वी के साथ में सेल लगाते हैं। और कुछ रूल्स में है ना अदर चीज़ों के साथ में भी अपन सेल लगाते हैं, लेकिन उनके कुछ रीजंस होते हैं, कुछ 5 मीनिंग्स होते हैं जो मैं आपको जब इसकी डीपली क्लास कराऊंगी तो अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। तो इसका एक्टिव है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव बन जाएगा विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। एक्सप्लेनेशन, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम। कोई डाउट इसमें, देखो द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट विल का विल भी हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, बाय के साथ में सब्जेक्ट को जोड़ दिया जो कि ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही, तो दे के जगह पे देम हो गया, और जो एक्स्ट्रा वर्ड्स थे वो सेम टू सेम हो गए। देखो वही है, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम, बाय मंडे इसमें लिखा है तो बाय मंडे ये आपने लिख दिया। अदर ऑप्शन रॉन्ग टेंस और मिसिंग बी, अदर गलत इसलिए क्योंकि वो रॉन्ग टेंस है या फिर मिसिंग है बी, देख लीजिए क्यों है। विल में बी नहीं लगा है, गलत। एज बीन गलत है, इस गलत है, वैसे ही दिख रहा है, इसमें तो कुछ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। फाइव मिनट्स। फ्यूचर पैसिव विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्क विल बी डन बाय टुमारो, तो फ्यूचर पैसिव दिया है तो विल बी, आपको फ्यूचर में पैसिव में चेंज कर दिया तो विल बी हो गया। ओके, तो शी विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, तो शी विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। दे विल क्लीन द हाउस, तो द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय देम। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का 200 वाला। इससे पहले मैं आपसे एक बात कर लूँ, जो मैं आपसे कह रही थी ना बताना है आपको। अब देखिए आपकी ना इंग्लिश की सीरीज भी फिनिश, ठीक है। इंग्लिश का अनसीन रह गया है जिसकी मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी, क्योंकि अनसीन आपको कुछ इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ या तो वॉकअप से आएगा, अनसीन है वो तो कुछ भी आ सकती है। और आपको अगर क्वेश्चन चाटना नहीं आता हो तो मैं कोई 1 या 2 अनसीन ले आऊँगी, वो बीच में ले आऊँगी, ठीक है। और बायोलॉजी की यूनिट 11 हो गई। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको बायो या फिजिक्स या केमिस्ट्री कराऊँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इंग्लिश आपकी 15 नंबर की, हिंदी आपकी 15 नंबर की, और पूरा का पूरा साइंस मिला के आपका 30 नंबर का। तो पहले मैं हिंदी की और ऐसी सीरीज ले आती हूँ जिससे आपका हिंदी का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आपके 15 नंबर में से वैसे तो 15 में से 15 ही आएंगे, आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, लेकिन जिसकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसके कम से कम 12 मार्क्स तो 15 में से आ ही जाएंगे। इसीलिए मैं हिंदी की पहले सीरीज लेके आ रही हूँ, फिर अपन पूरा का पूरा साइंस को कवर करेंगे, एक तरफ से पूरी साइंस को ले लेंगे, ठीक है। कोई भी बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ साइंस। ओके, आई नो कुछ बच्चे साइंस का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। मैंने भी अपनी टीम से बात की थी, उन्होंने कहा था ठीक है हम कंटेंट दे देंगे आपको, लेकिन फिर एक मुझे टीम में जो हमारी एडवाइज़र हैं उन्होंने हमें बताया कि मैम पहले आप हिंदी लीजिए, क्योंकि इसमें बच्चों का प्रॉफिट ज़्यादा है।
आपको अपने चैनल ग्रो करने से पहले आपको बच्चों को देखना चाहिए। बच्चों को हिंदी से प्रॉफिट होगा तो आप उन बच्चों को ध्यान में रख के कहिए जो इस एग्ज़ाम को लेके सीरियस है। आई नो मैं अगर ये साइंस की क्लासेस लेती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, लेकिन मुझे चैनल से ज़्यादा आप लोगों पर फोकस करना है, इसलिए मैं हिंदी लेके आ रही हूँ। ये भी डाटा आपका प्रिपेयर हो चुका है, कंटेंट वाले जो टीम है वो बोल रही है कि हाँ आप चाहो तो हम ये दे देंगे, लेकिन एक एडवाइज़र की माने तो वो एडवाइज़र ये कह रहे हैं कि पहले आप हिंदी कराइए, ये बच्चों के लिए प्रॉफिट है। और मैंने भी फिर डिसीज़न लिया है कि बच्चों की प्रॉफिट को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले हम हिंदी ही कराएंगे जिससे बच्चों के नंबर में इंक्रीजमेंट हो। यहाँ से बच्चों के नंबर कम इंक्रीज होंगे क्योंकि 30 में तीनों की तीनों सब्जेक्ट्स है जिसमें 6 यूनिट है, सिर्फ 1 यूनिट कराई है, अभी मैंने 5 यूनिट बाकी हैं अभी, इसीलिए पहले इसे कर लेते हैं। और एग्ज़ाम तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ 31 अगस्त को तो होना ही नहीं है, मैं आपसे स्टार्टिंग से कह रही हूँ, या तो आपका सितंबर लास्ट में होगा या फिर अक्टूबर में होगा। अब थोड़ी थोड़ी हम स्पीड भी इंक्रीज़ कर लेंगे तो आपका सारा डाटा कवर हम करा देंगे। फिर भी कुछ रह जाता है तो कुछ देखेंगे क्या करना है, लेकिन मुझे आपको कंटेंट अच्छे से अच्छा देना है। ओके चलिए तो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। जो भी मुझे आपको बताना था मैंने आपको बता दिया है। अब कोई भी बच्चा ये मत कहना कि मैम आपने ये क्लास क्यों नहीं कराई, वो क्लास क्यों नहीं कराई, मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया है क्या है। ओके करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस नेगेटिव सेंटेंस, ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, ही टेल्स द ट्रूथ नेवर, ही नेवर टेल्स द ट्रूथ, ही डज नॉट टेल द ट्रूथ, ही नेवर टेल्स अ लाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही नेवर टेल्स अ लाई। क्यों हो जाएगा चलिए तो देखते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन। ये चैप्टर आपका ट्रांसफॉर्मेशन से है जिसमें अफर्मेटिव से आपको नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव। एक बात याद रखना, ऑलवेज का अपोजिट नेगेटिव, मतलब ऑलवेज का नेगेटिव नेवर होता है, ठीक है, अपोजिट भी कह सकते हैं यूजिंग अपोजिट क्योंकि इसमें अपोजिट सेंस रहता है। ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, जो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है ही नेवर टेल्स अ लाई। क्यों हुआ, क्योंकि आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करना था, चेंज नहीं करना था। ही ऑलवेज टेल द ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलता है, ही नेवर टेल अ लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। एक ही बात निकली क्या, सेंटेंस बोलता नहीं, अगर मैं यहाँ पे ये करती थी ही नेवर टेल्स द ट्रूथ, वह कभी सत्य नहीं बोलता, तो यहाँ सेंटेंस ही गलत हो जाता। आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये वाली चीज़ ना बहुत सारे बच्चे गलत करके आने वाले हैं। वो क्या करेंगे, छोटेपन में हम सिखाते थे ना स्ट्रक्चर, नोट लगा देना, ये लगा देना, वो वही करे आएंगे। जब ट्रांसफॉर्मेशन दिया होगा ना तो आपको सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको कन्वर्ट दिया हो, कन्वर्ट, तब आप अपना नेगेटिव सिंपली जैसे बनाते थे वैसे बना सकते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो आपको सेंस चेंज नहीं करना है, इस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लो। और सिलेक्शन चाहिए तो प्रिपरेशन भी हाई क्लास करनी पड़ेगी आपको, स्मार्ट स्टडी से। इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट निगेशंस यूज अपोजिट मीनिंग ट्रुथ लाई, ट्रुथ का अपोजिट लाई होता है, ऑलवेज का नेवर होता है। बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट चेंजिंग सेंस, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है बिना किसी चेंज के। ही नेवर यूज नेवर अपोजिट फॉर इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, ही ऑलवेज हेल्प्स अदर, ही नेवर हार्म्स एनीवन। हेल्प्स कर रहा है मतलब मदद करता है, हार्म्स मतलब किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, तो ठीक है, हानि नहीं पहुंचा रहा तो मदद ही कर रहा होगा। ही इज़ ऑलवेज पंक्चुअल, तो ही इज़ नेवर लेट। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ही नेवर टेल्स अ लाई। आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, अगर डाउट रहा हो तो आप पूछ लेना। और हमारा फोकस सिर्फ एमपी एग्ज़ाम्स के ही नहीं है, हमारा फोकस एमपी एग्ज़ाम, एसएससी, बैंक, टीचिंग, नॉन टीचिंग एग्ज़ाम और टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स में कॉमन सब्जेक्ट, जैसे भी वर्क 3 में सारा का सारा कॉमन सब्जेक्ट्स ही दे दिए आपकी, तो ईएमआरएस, सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस, जीएसएसबी, एमपी वर्क 3 एंड मोर एग्जाम, सारे के सारे एग्जाम्स की आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। अदर स्टेट आपकी जैसे अभी यूपीएसआई का आया है तो इन सब की एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ कराई जाती है, यूपी जी के आपको नहीं कराई जाएगी। यस, यूपी जी के आपको नहीं कराई जाएगी, ये मैं आपको बता देती हूँ पहले ही। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है, बिल्कुल भी कुछ भी आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर आप यहाँ देख के आए हैं
तो आप सीरियस एस्पिरेंट हो, और यही विशेषता आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब तो सिलेक्शन तक साथ चलना है, तो कमेंट में सिलेक्शन कंफर्म लिखना मत भूलना, जिससे मुझे भी सीरियस एस्पिरेंट का पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।